इस वीडियो में हम लोग चैमिन का भाग 3 सुनेंगे। भाग 2 में हम लोगों ने सुन लिया था जहाँ पे चक्की की मृत्यु हो जाती है। उससे आगे हम लोग अब इस वीडियो में सुनेंगे। चक्की की मृत्यु का कारण चैमन ने कुरुत्तमा को ही मान लिया। चैमन समझता था जो चक्की की मृत्यु कुरुत्तमा के कारण ही हुई है। वो दूसरे समुदाय के लड़के परिकुटी के साथ प्रेम प्रसंग में रहती थी, इस कारण ही वो परेशान हो के उसकी मृत्यु हो गई है। परिकुटी ने चक्की की मृत्यु की खबर एक मछुआरे के द्वारा पलनी के पास करवा दी। परिकुटी ने चक्की की मृत्यु की खबर पलनी के घर में भिजवा दी। उसे सुनकर कुरुत्तमा बहुत दुखी हुई। अपनी माँ की मृत्यु का खबर सुन के कुरुत्तमा बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। चक्की के मरने की खबर देने आए एक मुसलमान की बात सोचकर पलनी के मित्रों ने उससे शंका प्रकट की और उसे नाव पर आने से रोक दिया। परिकुटी ने जिस आदमी को भेजा था, परिकुटी तो कुछ मुस्लिम समुदाय से था, तो जिस लड़के को उसने भेजा था वो भी मुस्लिम ही था। जो खबर पहुंचाने गया पलनी के घर में जो चक्की की मृत्यु हो गई है, ये देख के उसके साथ काम करने वाले मछुआरे उसको नाव देने से मना कर दिए, जो इसका संबंध दूसरे समुदाय के साथ है। इसलिए इस घटना से पलनी को चिंतित हुआ देख पलन चिंता में रहने लगा, जो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे नाव मिलेगा, कैसे मछली मारने जाएंगे। पलनी को चिंतित देख कुरुत्तमान ने उससे अपनी पूरी प्रेम कहानी सुना दी। अपने पति को चिंता में देख उसका जो अतीत था परिकुटी के साथ, उसने सारी बातें पलनी को बता दी। उसे सुनकर पलनी ने कुरुत्तमा से कहा, तब तो लोगों का यह कहना है कि उन लोगों ने तुम्हें निरकुनम तट पर से दूर कर दिया। सच ही है। नाव पर रोक लग जाने से पलनी विवश होकर चिंतित रहने लगा। कुछ दिनों तक कुरुत्तमा टोकरी खरीदकर बेचने लगी। पड़ोसियों के भला बुरा कहने पर उसने यह काम छोड़ दिया। कुछ समय बाद कुरुत्तमा गर्भवती हो गई। कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के घटने के बावजूद भी पलन ने हिम्मत न हारते हुए अपने अधिकार बोध से मन ही मन कहा, समुद्र में जो कुछ भी है वह सब मेरा भी है। उससे कुरुत्तमा भी अस्वस्थ हुई। पलनी ने कुरुत्तमा की बचत से 12 रुपये लेकर और उसके सोने का गहना बेचकर पलनी ने अपनी दीन दशा को गुजारते हुए एक छोटी सी नाव भी खरीद ली। पलनी ने कुरुत्तमा के जेवर बेचकर और कुछ जो 12 रुपये बचाए थे उससे उसने एक छोटी सी नाव खरीद ली। दोनों सुख का अनुभव करने लगे, सुखी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद कुरुत्तमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। जब उसे पता चला कि उसके पिता चैमन ने दूसरी शादी की है। अच्छा, जब चक्की मरने लगी तो चैमन को बोली थी जो तुम दूसरी शादी कर लेना। चैमन ने एक विधवा से, जिसका एक बेटा था गंगादत्त नाम करके, दूसरी शादी एक वापी नाम की विधवा स्त्री से चैमन ने शादी की। और शादी के बाद चैमन की जो दूसरी बेटी थी पंचमी, कुरुत्तमा की जो छोटी बहन थी, उसने अच्छा व्यवहार नहीं था माँ के साथ। माँ का व्यवहार बेटी के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए भी चैमन अपनी छोटी बेटी पंचमी को मारता था। ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली।
तो वह अपनी बहन पंचमी के दुखद जीवन के विषय में सोचकर चिंता में डूब गई। कुरुत्तमा चिंता में डूब गई, जो सौतेली माई है उसकी बहन कैसे रहती है कैसे नहीं। उसके पिता ने पापी नामक एक शादीशुदा औरत को लाकर अपना घर बसाया। उसका सम्मान न करने पर उसके पिता ने पंचमी को 2 थप्पड़ लगा दिए। पंचमी वो जो माँ आई, पापी माँ जो आई, उसका वो अच्छा से सम्मान नहीं करती थी, उसको उसने माँ के रूप में नहीं स्वीकारा, इसलिए चेमन अपनी बेटी को मारता था। उसे देखकर पड़ोसी नल्लम पेन्यू ने बापी को दोषी ठहराते हुए कहा, यह भी अपनी बड़ी बहन की जैसी ही होगी, किसी मुसलमान छोकरे के साथ लग जाएगी। इससे चेमन व्याकुल हो गया। नेलम पेन्यू के पास पंचमी को खड़ी देखकर उसने फिर से पंचमी को पीटा। अगल बगल के पड़ोसी भी कहने लगे, जो ये भी अपनी बड़ी बहन के समान ही बन जाएगी और किसी मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाएगी। इससे चेमन और गुस्साता था और पंचमी को मारता था। चेमन की दोनों नावें और जाल खराब हो गए थे। उसने मरम्मत के लिए कुछ रुपए कर्ज ले लिए। उसमें से पापी ने चुराकर कुछ रुपए बेटे गंगादत्त को दे दिए। उसकी दूसरी पत्नी जो पापी थी, चेमन ने जो कर्ज लिए नाव जाल को ठीक करवाने के लिए, तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसने उसमें से पैसे चुरा के अपने बेटे गंगादत्त को दे दिए। यह रहस्य जब चेमन को मालूम पड़ा तो उसने बापी को घर से मार भगाया। उसके बाद उसने बापी को, दूसरी पत्नी और उसके बेटे दोनों को घर से बाहर कर दिया। परिकुटी की रकम लौटाने के विचार से उसने 595 रुपये देते हुए उससे कहा, यह है तेरा ऋण। मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरी बच्ची को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से तुमने उसे पैसा दिया था, ले वह वापस ले। चेमन समझता था जो उससे पैसा लेने के लिए कुरुत्तमा ही जाती थी कर्ज लेने के लिए। इसी बीच में वार्तालाप के दौरान मेल मिलाप बढ़ा, प्रेम प्रसंग बढ़ा और दूसरे समुदाय के लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चला। इसलिए वो उस पर गुस्साए रहता था चेमन, और उसका भी दोषी बोलता था जो कर्ज लेने गई इसलिए ही इससे कर्ज लिए, जो मेल जोल बढ़ा, जो मेरी बेटी बदनाम हुई। इसके बाद वह अपनी नाव के पास चला गया। उधर पंचमी त्रिकुनम पुषा, जहाँ पे कुरुत्तमा का ससुराल था, मैं आकर अपनी बहन कुरुत्तमा की झोपड़ी में रहने लगी। जब पलनी समुद्र में चलता जाता तब दोनों बहनें अपने अतीत की बातें करने लगती। दोनों एक दूसरे से प्रश्न करती और उत्तर देती थी। एक दिन पलन की नाव समुद्र के अनंत अथाह जल की ओर बढ़ती बढ़ती एक भंवर के खिंचाव में आ गई। वह उससे बचने का प्रयास करने लगा। फिर उसने एक शार्क को पकड़ने के लिए कांटा डाला। कुरुत्तमा को रात लगा कि उसका नाम, जब रात हुआ तो उसको, कुरुत्तमा को लगा जो उसका नाम लेकर कोई पुकार रहा है। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने परिकुटी स्वच्छंद चांदनी में खड़ा है। उसे थका हुआ देखकर उसने यह मान लिया कि उसके ही कारण उस पुरुष का सर्वनाश हुआ है। फिर दोनों एक गाढ़े आलिंगन में कैद हो गए। उधर उस बड़े शार्क के द्वारा पलन की नाव भंवर की ओर खींच गई। बादलों की भयंकर गर्जन और बिजली की कड़क के साथ समुद्र बड़ा ही अशांत हो गया। नाव को भंवर में डूबते हुए देखकर पलनी कुरुत्तमा कहकर आत्मरक्षार्थ चिल्लाया, लेकिन मर्यादा खोई हुई कुरुत्तमा को उसका पुकारना व्यर्थ रहा। क्षण भर में वह अपनी नाव के साथ समुद्र की अनंत गहराई में हमेशा के लिए सो गया। वह रात आंधी, तूफान,
बिजली की कड़क, बादलों की गर्जन और अनेक संहारक शक्तियों वाली थी। सुबह पूरी प्रकृति शांत हुई, लेकिन कुरुत्तमा और पलनी नहीं दिखाई दिए। पंचमी समुद्र तट पर अपने माँ बाप के लिए बिलखती हुई बच्ची को, अपनी बहन की बच्ची को गोद में लेकर रो रही थी। 2 दिनों बाद कुरुत्तमा और परीकुटी के आलिंगनबद्ध मृत शरीर समुद्र तट पर मिले। उससे थोड़ी दूर पर चेरिशकल समुद्र तट पर कांटा निकले हुए एक शार्क भी मिली। तकस लिखित चेमीन उपन्यास के सारांश और उसके पात्र घटनाओं के मनन के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि उसमें समुद्र तटीय मछुआरों की विश्वसनीयता, जिंदगी का सहज और सपाट चित्रण है। उसके जीवन के सभी स्तरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया गया है। उनके अभावों, खुशियों, इच्छाओं, विश्वासों, आस्थाओं, कमजोरियों का सजीव और रोचक उल्लेख तकस शिवशंकर पिल्ले जी ने इस उपन्यास में बखूबी किया है। इस उपन्यास के सभी कथापात्र चैमन कुंजू, चक्की, कुरुत्तमा, पलनी आदि मानवीय चरित्र की सुंदर अभिव्यक्ति है। इस आधार पर इस उपन्यास के विश्व स्तरीय उपन्यासों की कोटि में सहज ही अपना स्थान बना दिया। ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है चैमीन। इसको हम लोग जितना बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, बार बार पढ़ने का मन करता है। आज ये उपन्यास अपने भाग 3 के साथ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।